देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद्म विभूषण जनरल बिपिन रावत की पुण्यतिथि आज। सीएम नायब सैनी ने दी श्रद्धांजलि, कहा उनके शौर्य और राष्ट्र के प्रति समर्पण आज भी सेनाओं को करता है प्रेरित। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350 साला प्रकाश शहीदी पुरब जिहड़ा सुखा नाल सिरे चढ़े ਉਹਦੇ वास्ते दर्शन करना है। सारी अपनी कैप्टन ਦਾ बाकी अपने मन के भाव और उन्होंने भावना की आ वो तुहाडे नाल खुद अपनी गल करनगे। गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां शहीदी दिवस जब पूरे देश में मनाया जाना तय हुआ, ऐसे ही दिल्ली में भी हमने जहां गुरु साहब की शहादत लाल किले पे हुई थी, वहीं पर हमने सोचा कि बड़ा आयोजन, बड़ा समागम करेंगे और पूरी तैयारी के साथ में दिल्ली सरकार ने, हमारी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने मिल करके एक बड़ा आयोजन दिल्ली में समागम के रूप में किया, जहां लाखों भक्तों ने गुरु साहब के चरणों में आके शीश नवाए। हमने कार्यक्रम से पहले यही सोचा था कि ये कार्यक्रम गुरु साहब के आशीर्वाद से ठीक ठाक हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी व्यक्ति के साथ आने वाले किसी भी हमारे भक्तजन के साथ ना हो, क्योंकि उससे पहले जब दिल्ली में लाल किले पे ही आतंकी हमला हुआ था तो मन में थोड़ा डर था कि गुरु साहब आपकी शहादत को नमन करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कार्यक्रम तो रखा है, पर आपके ही आशीर्वाद से ये ठीक ठाक हो जाए। सभी संत, सभी भक्त जो देश के कोने कोने से दिल्ली आए, एक दिन में लाखों लोग जो वहां आकर के शीश नवाया, उन्होंने पूरे समागम का हिस्सा बने। अनेकों गुरुओं ने आकर के, हमारे भक्तों ने आकर के वहां पर गुरबानी करी, संकीर्तन हुआ। मैं आज गुरु दरबार में शीश नवाने आई हूँ, शुक्राना करने आई हूँ गुरु साहब का कि हमारा ये समागम का भव्य कार्यक्रम उनके आशीर्वाद से ठीक ठाक सही से बिना किसी तकलीफ के, किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत सुंदर उनके आशीर्वाद से कार्यक्रम हुआ। मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से, मेरे भाइयों की ओर से, हमारी सरकार की ओर से गुरु साहब के चरणों में हमारा नमन, शुक्राना। और देश में अलग अलग सरकारों ने गुरु साहब की शहादत को जिस तरीके से मनाया, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। दिल्ली सरकार की ओर से भी सबको गुरु साहब का आशीर्वाद मिले और सब लोग उनके इस शहादत को आगे वर्षों तक याद रखें और आने वाली जो जनरेशन है उन तक भी ये संदेश पहुंचाए। दिल्ली सरकार ने आने वाले इस पूरे साल में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से गुरु साहब का 350वां शहादत दिवस जो मनाएंगे, हम पूरे साल भर अलग अलग आयोजन करेंगे। हमने किताबें छपवाई हैं जो कि हम अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे, ताकि हर साल मनाएंगे। आप हर साल मनाएंगे? जैसे जैसे गुरु साहब आज्ञा करेंगे वैसे करते जाएंगे। गुरु साहब अपनी सेवा दें और हम सेवा करें। मुख्यमंत्री जी ने अपनी गल कहते हैं एक लाइन कही है, मैं उन्होंने क्लैरीफाई थोड़ा कर देना। तुसीं वो गलती ना कहा कि लाल किले ते शहादत शीशगंज साहब वही ਉਹਦਾ साक्षी माड़ा जी क्लैरीफाई मैं सुन रहा था। क्या जो भाजी मैं गुरु साहब की शहादत शीशगंज गुरुद्वारे पे चांदनी चौक के चौक पे हुई और लाल किला उसका साक्षी रहा है। और लाल किले ने जहां गुरु साहब की शहादत देखी,
वहीं उन्होंने दिल्ली सरकार के द्वारा जब समागम किया गया तो लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा भी देखी, जहां गुरु साहब के जयकारे लगे और लोगों ने उनके चरणों में नमन किया। ठीक है सर। सब जो शीशगंज गुरुद्वारा लाल किले से जाया जाता है, संगत को बहुत परेशानी आती है क्योंकि रास्ता बंद है, बुजुर्ग भी लोग होते हैं, तो हेरिटेज बना रहे हैं। सिरसा साहब दिल्ली रेलवे स्टेशन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਮਪੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ठीक है, थैंक यू। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरे कैबिनेट के साथ दरबार साहब पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नतमस्तक हुए वो और सबके भले की कामना की। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा की, जहां आज से डॉक्टरों की 48 घंटे की हड़ताल शुरू हो चुकी है। एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में ये हड़ताल शुरू हुई है और इस हड़ताल के दौरान सभी डॉक्टर जो हैं प्रदेश भर में वो काम से दूर रहेंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। इमरजेंसी और रूटीन ऑपरेशन भी बंद रहेंगे। मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान राजेश ख्यालिया का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि सरकार से सहमति के बाद भी फैसले लागू नहीं हुए। 2 दिनों तक मरीजों को अब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार के साथ 3 दौर की बैठक हुई थी, बेनतीजा रही। डॉक्टर एसोसिएशन जो है उन्होंने मांगे न मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी है। तो 2 दिन की हड़ताल है पूरे प्रदेश भर में। ऐसे में जो मरीज अस्पताल जाएंगे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि डॉक्टरों ने जो सुविधाएं हैं उन्हें बंद करने का ऐलान किया है। तो जो भी लोग बीमार हैं, इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं कि वो ठीक होंगे, लेकिन अस्पताल जाकर उनकी परेशानी और बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। अगले 2 दिनों तक ये हड़ताल है 48 घंटे के लिए हड़ताल की गई है। वहीं डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। तो मेरे सहयोगी अशोक यादव कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, वहीं फरीदाबाद से अनिल राठी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ये जो हड़ताल की गई है डॉक्टरों की, इसको लेकर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? सबसे पहले मैं कुरुक्षेत्र में अशोक यादव से बात करना चाहूँगा। अशोक, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है कुरुक्षेत्र में? हड़ताल का कैसा असर नजर आ रहा है? देखिए, कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में यहाँ पर मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, बकायदा ओपीडी में लोग लगे हुए हैं, लाइनों में अपनी अपनी पर्चियां कटवा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स कुछ बैठे हुए हैं। बकायदा एक अलग से जो प्राइवेट हॉस्पिटल है शाहबाद मारकंडा के पास, वहां के डॉक्टरों को यहाँ पर भेजा गया है और डॉक्टर बैठे हुए हैं, अपनी अपनी सीटों पर मरीजों को देख रहे हैं। हालांकि कुछ डॉक्टर हैं जो वो सीटों पर नहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने पर्चियां जरूर ले ली है और कहीं ना कहीं इधर उधर वो निकल गए हैं। सुबह सुबह का वक्त है, लोग मरीज अपना इलाज करवाने आ रहे हैं, ओपीडी पर उनकी पर्चियां भी कट रही हैं। कुरुक्षेत्र का ये सिविल अस्पताल है और मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं बकायदा एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी है। कहीं कोई ऐसी घटना हो जाए या मरीज को कहीं रेफर करना पड़ जाए तो एम्बुलेंस की तैनाती की गई है और पुलिस की तैनाती भी की गई है कि कहीं कोई ऐसी लड़ाई या छिटपुट कोई घटना ना हो, क्योंकि 2 दिनों तक की जो हड़ताल है कुरुक्षेत्र के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में तमाम जिलों में यह हड़ताल रहेगी और बकायदा उससे निपटने के लिए सरकार ने एक अलग से व्यवस्था की है लगातार। और व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां के डॉक्टरों की यहाँ पर नियुक्ति की गई है, तैनाती की गई है, ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी अशोक, बन रही है। हम रुख करेंगे अनिल राठी का। फरीदाबाद में किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? क्या परेशानी आ रही है मरीजों को और क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि मरीजों को परेशानी ना आए? बिल्कुल कुलदीप, देखिए फरीदाबाद की बात कर जाए तो फरीदाबाद में भी जो इस हड़ताल का असर है वो मिला जुला दिखाई दे रहा है। कुछ अस्पताल जैसे कि बादशाह खान अस्पताल है उसके अंदर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो मरीज पहुंच रहे हैं, क्योंकि अमूमन वही एक अस्पताल है जहां पर कि दूर दराज से, चाहे पलवल की बात कर जाए, होडल की बात कर जाए, वहां के मरीज जो है वो सीधे बीके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और इसके पश्चात वहां पर तमाम जितने भी सरकारी जो परमानेंट डॉक्टर हैं उन सभी ने पूरे तरीके से टूल डाउन किया हुआ। उन सभी ने जो है वो आज अपनी किसी भी ओपीडी या फिर कोई भी सेवा जो उनकी होती है वो किसी भी तरीके से नहीं दे रहे। हालांकि सरकार की तरफ से जो है वो इंतजामात जरूर किए गए हैं, कुछ न कुछ देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा भी देता हूं कि किस तरीके के इंतजामात हैं कि यहाँ पे ट्रेनी डॉक्टरों को जो है वो बाकायदा लगाया गया है। कुछ ओपीडीओ में ट्रेनी डॉक्टरों को लगाया गया है, साथ ही साथ कुछ जो नर्सिंग स्टाफ है उनको लगाया गया है और कहीं ना कहीं जो डीसी ग्रेड पर जितने भी कर्मचारी हैं उनको लगाया गया है। तो इसी तरीके के हालात जो है वो अलग अलग अस्पताल
अस्पतालों में है और तमाम जितने भी फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल हैं उनमें इसी तरीके का इलाज है। हालांकि कई जगह जो है वो, जिस तरीके से मैंने बताया कि बीके हॉस्पिटल की बात करी जाए तो बीके हॉस्पिटल में जो है वो मरीजों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल हालांकि कई मरीज जो है वो दूर दराज से आ रहे हैं। देख सकते हैं कि एक डॉक्टर जो है वो बाहर भी इलाज कर रहे हैं, क्योंकि मेन डॉक्टर जो हैं वो तमाम हड़ताल पर हैं। आज जितने भी जो सरकारी डॉक्टर हैं वो पूरे तरीके से हड़ताल पर हैं। लेकिन फ़िलहाल की बात कर जाए तो फ़िलहाल स्थिति जो है वो कुछ अस्पतालों के अंदर ज़रूर ख़राब हुई है, लेकिन अभी तक जो तमाम बाकी छोटे क्लिनिकों की बात कर जाए तो उनमें स्थिति जो है वो फिलहाल ठीक है और लोग जो है वो आ रहे हैं, इलाज उनका कहीं ना कहीं हो रहा है। लेकिन बीके हॉस्पिटल जो बड़ा हॉस्पिटल है उसकी बात करी जाए तो उसमें किसी भी तरीके की ऐसी सुविधा जो कह सकते हैं डॉक्टरों को होनी चाहिए थी, मरीजों को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं है। देख सकते हैं कि ओपीडी के बाहर जरूर लंबी कतार आपको दिखाई देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रेनी डॉक्टर हैं, और ये भी देख सकते हैं कि नर्सिंग स्टाफ जो है वो यहाँ पे बैठे हुए, इन लोगों की ड्यूटी बाकायदा लगाई गई है, क्योंकि मेन डॉक्टर जो है वो यहाँ पे नहीं है किसी भी अस्पताल के अंदर हैं। क्योंकि साफ तौर से उन्होंने कहा कि सरकार ने जब तक उनकी जो मांग है उनको पूरे तरीके से अमेंडमेंट नहीं किया गया, और जिस तरीके से क्योंकि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती है तो उससे सीधे तौर पर उनको कहीं ना कहीं काफ़ी समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ता है, और उनके भविष्य एक तरीके से अंधकार में है। क्योंकि पिछले लंबे समय से बात करी जाए तो लगभग 20 से 25 साल से जिनकी कार्यकाल हो जाता है डॉक्टरी का और उनको प्रमोशन नहीं मिलता, तो उससे साफ है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं हो पाता। तो हालांकि सरकार जिस तरीके से कह रही है कि दिशा निर्देश भी दिए हैं कि पूरे तरीके से इंतजाम किए हुए हैं, और इसी तरीके के हालात जो है वो फरीदाबाद के अलग अलग अस्पतालों में देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल राठी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक यादव। तो फिलहाल इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन इस हड़ताल का क्या असर देखने को मिलता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो वहीं हरियाणा मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक है। दोपहर 12 बजे हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जिसमें शीतकालीन सत्र की तारीखों पर मुहर लग सकती है। विधानसभा सत्र से जुड़े अहम फैसले भी इस बैठक में लेने की संभावना है। वहीं अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रस्तावों पर भी बैठक में निर्णय किया जा सकता है। तो बस थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी, जिसमें विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर मुहर लग सकती है। रोहतक बास्केटबॉल कोर्ट हादसे में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। परिवार की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 106 के तहत इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। वहीं आरोपियों के खिलाफ परिवार की तरफ से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें, बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक की मौत रोहतक के गांव लखन माजरा में हुई थी। प्रैक्टिस करते समय बास्केटबॉल का पोल उनकी सीने पर गिरने से उनकी मौत हो गई थी। वैसा ही एक सेम हादसा सामने आया था बहादुरगढ़ से भी, जहां अमन की मौत हो गई थी। पोल गिरने के कारण ये हादसा हुआ था। दोनों जगह पर नॉमिनेशन का 7वां दिन है। अपराधियों के अड्डों पर लगातार छापेमारी अभियान जारी है। 7 दिसंबर को 768 ठिकानों पर बड़ी रेड की गई थी और अभी तक ऑपरेशन हॉटस्पॉट के तहत 81 मुकदमे और 137 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। गिरफ्तारों में 17 कुख्यात अपराधी भी शामिल हैं। आर्म्स एक्ट में 7 केस और 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। हथियारों में कट्टे, पिस्तौल और कारतूस बरामद है। वहीं कई ड्रग तस्कर भी इस ऑपरेशन के तहत पकड़े गए हैं। वहीं ड्रग की भी बरामदगी हुई है। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी है। हरियाणा निवास में यह बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कई विभागों को खरीद की मंजूरी दी जाएगी इस बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और महिपाल ढांडा भी मौजूद हैं। तो बैठक हो रही है परचेज कमेटी की, जिसमें कई विभागों को आज खरीद की जो मंजूरी है वो दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और महिपाल ढांडा भी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। साइको किलर पूनम का शिकार बनी मासूम का आखिरी वीडियो सामने आया है। जागरण में माता के रूप में 6 साल की विधि नजर आ रही है। परिजनों का दावा है कि जिस दिन विधि जागरण में माता के रूप में बैठी थी, उसी दिन पूनम उसे मारने की योजना में थी।
पूनम की करतूतों से पूरा परिवार सदमे में है। आपको बता दें कि साइको किलर पूनम ने 4 बच्चियों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा है, उनका कत्ल किया है, पानी की टंकी में डुबोकर इन चारों वारदातों को अंजाम दिया है। और ये 6 साल की मासूम विधि का आखिरी वीडियो सामने आया है जिसमें वो माता के रूप में नजर आ रही है।